नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत। तो एथिक्स के सेकंड टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये कंप्लीट टेस्ट है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं और अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, तो कंप्लीट टेस्ट के आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो भी बच्चे एथिक्स का कोर्स करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, उन लोगों का हार्दिक स्वागत है। रजनीश आईएएस एकेडमी के ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा और इस कोर्स को करने के लिए हमें संपर्क कीजिए। आइए क्विकली क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्वेश्चन है, दोनों में कोर्स होता है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मूल्य प्रणालियां अक्सर शिक्षा की कमी के कारण नहीं, बल्कि नैतिक पालन पोषण की विफलता के कारण होती है। वैल्यू सिस्टम ऑफन कोलैप्स नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, बट ड्यू टू द फेलियर ऑफ मोरल अपब्रिंगिंग। कमेंट। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, उन नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करें जो व्यवसायों के लिए प्रमाणिक ब्रांड बनाने के लिए आवश्यक हैं, जिससे उपभोक्ताओं में निरंतर विश्वास और भागीदारी विकसित हो सके। डिस्कस द एथिकल प्रिंसिपल necessary for business to build authentic brand that leads to sustained consumer trust and loyalty। तीसरा प्रश्न, इच्छा मृत्यु से संबंधित नैतिक समस्याएं क्या हैं? क्या इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए? अपनी राय रखें। What are the ethical issues related to euthanasia? Should euthanasia be allowed? State your opinion। चौथा क्वेश्चन, क्या मृत्युदंड अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकता है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है? सहायक तर्कों के साथ इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। Does the death penalty effectively deter crime and serve as the ends of justice? Analyze this critically with supporting argument। पांचवा प्रश्न, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना है, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग से पक्षाघात और व्यय पैदा हुआ है। विस्तार से बताइए। द पर्पस ऑफ आरटीआई इज मेंट टू फर्दर गुड गवर्नेंस, बट द अब्यूज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज लेड टू पैरालिसिस एंड फियर। इलैबोरेट। सिक्स्थ क्वेश्चन, अस्थायी जीत के बावजूद हिंसा कभी स्थायी शांति नहीं लाती। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उदाहरणों के साथ अपने तर्क को उचित ठहराइए। डिस्पाइट टेम्पररी विक्ट्रीज, वायलेंस नेवर ब्रिंग्स परमानेंट पीस। डू यू एग्री विद दिस व्यू? जस्टिफाइड विद योर आर्गुमेंट विद एग्जाम्पल्स। सातवां क्वेश्चन, उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सार्वजनिक निधियों के उपयोग से जुड़ी हुई विभिन्न नैतिक चुनौतियां पर चर्चा कीजिए। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। When with appropriate examples discuss the various ethical challenges associated with the utilization of fund in India, suggest strategies to effectively deal with these challenges। आठवां क्वेश्चन, सुशासन के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं और क्या वह सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने में कैसे योगदान करते हैं? What are the core principles of good governance and how they contribute to enhancing transparency and accountability in public administration? जैन धर्म आधुनिक समाज में गहन प्रासंगिकता रखता है। यह व्यक्तित्व विकास और सामाजिक सद्भाव के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। Jainism holds profound relevance in modern society. It offers timeless guidelines for individual development and social harmony। 10वां क्वेश्चन, सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। महान लोग लगभग हमेशा बुरे लोग होते हैं। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर
corrupt absolutely. Great men are honest, almost always bad men. Do you agree with this view? अब केस स्टडी के ऊपर चलते हैं। तो पहली केस स्टडी को हम देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। जयंत एक प्रमुख टेक कंपनी में सम्मानित प्रबंधक है जो अपनी निष्ठा और उच्च मानकों के लिए जाने जाते हैं। उन पर यौन पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। अनन्या एक 28 वर्षीय जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिसने हाल ही में फर्म ज्वाइन की है, विवाद के केंद्र में। ज्वाइन करने के कुछ समय के बाद अनन्या और जयंत के बीच उनके काम के प्रदर्शन को लेकर गंभीर विवाद हुआ। जयंत ने कथित लापरवाही के लिए अनन्या को दंडित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ था। तो वित्तीय नुकसान हुआ था इसलिए उसको दंडित किया गया। एचआर ने संघर्ष को रोका, हस्तक्षेप किया और मुद्दे का अस्थायी हल निकाल दिया। हफ्तों बाद अनन्या ने जयंत पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। वह दावा करती है कि एक देर रात की बैठक के दौरान, जिसका उद्देश्य एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा करना था, जयंत ने उसके साथ अवांछित हरकतें की। उसकी आपत्ति और रोकने के अनुरोधों के बावजूद जयंत ने अपना व्यवहार जारी रखा, जो यौन उत्पीड़न के कृत्य के रूप में परिणित हुआ। हालांकि जयंत ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि अनन्या एक के दावे प्रतिशोधात्मक है। वह तर्क देते हैं कि ये आरोप पहले से ही विवाद के कारण बदला लेने का एक रूप है। इस आरोपों से कंपनी के भीतर व्यापक असंतुष्टि फैल गई है। कर्मचारी पूरी तरह से जांच की मांग कर रहे हैं और फर्म को सुरक्षित और नैतिक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता पर सवाल उठा। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित का उत्तर है। मामले में शामिल हितधारकों की पहचान करें। मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं? यदि आप एचआर विभाग के प्रमुख हैं तो इस मुद्दे को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते? अब इंग्लिश में देखते हैं। जयंत इज अ रिस्पेक्टेड manager at the leading tech company known for its dedication and ethical standard is facing a grave accusation of sexual assault. Ananya, a 28-year-old junior marketing executive who recently joined the firm, is at the center of the controversy. Shortly after joining, Ananya and Jayant had a serious dispute regarding the performance at work. Jayant penalized Ananya for allegedly neglect, which result in a significant financial loss for for the company. HR intervened to mediate the conflict and temporarily resolve the issue, but tension remained high. Weeks later, Ananya accused Jayant of sexual assault. She claimed that during a late night meeting intended to discuss a critical project, Jayant made an unwanted advance toward her despite her clear objection and requests to stop. Jayant allegedly continues his behavior, culminating in an act of sexual assault. However, Jayant has declined the allegation, asserting that Ananya claims are retaliatory. He contends that the accusations are form of revenge due to the earlier dispute. The accusation has led to widespread unrest within the company, with employees demanding a thorough investigation and questioning the firm commitment to maintain a safe and ethical work environment. Now, in the given circumstances, answer the following. Identify the stakeholder involved in the case. What are the ethical issues involved in the case? If you are the HR department head, what course of action would you take to resolve these issues? What measures can be implemented to enhance workplace safety and prevent such incident in future? प्रश्न 12। विदेश सचिव के रूप में आप भारत के राजनीतिक संबंधों के प्रबंधन और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। मध्य पूर्व के अस्थिर देश में गंभीर संघर्ष छिड़ गया है, जहां 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। इनमें श्रमिक, छात्र और पेशेवर शामिल हैं। इस संघर्ष के में कई क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हैं और हवाई हमलों, जमीनी हमलों और राजनीतिक अस्थिरता में वृद्धि के साथ स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। युद्धरत में भारत पर अपना रुख अपनाने के लिए अब दबाव डाले जा रहे हैं, जबकि भारतीय नागरिक तत्काल खतरे का सामना कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक संबंध, हस्तक्षेप न करने की उसकी दीर्घकालीन नीति और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए यह स्थिति महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि संघर्षों के दोनों पक्षों ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने के बदले भारत को समर्थन का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय नागरिक प्रतिबद्धताओं, वित्तीय चिंताओं और व्यक्तिगत कारणों से खाली करने के लिए अनिच्छुक हैं। इस बीच भारत ने जन भावना नागरिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही है, जिससे सरकार पर भारी दबाव पड़ रहा है। स्थिति की जटिलता को देखते हुए इसमें और भी जोड़ता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत को सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करने और युद्ध पक्षों के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का समर्थन करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। दीर्घकालिक राजनीतिक संबंधों और आर्थिक हित में खतरा पड़ सकते हैं। अब प्रश्न, इस परिदृश्य में शामिल मुख्य हितधारक कौन है? भारत के राजनीतिक दायित्वों और रणनीतिक चिंताओं को संतुलित करने के लिए नैतिक दुविधाएं क्या हैं? भारत की विदेश नीति में तटस्थता बनाए रखने हुए आप नागरिकों को निकासी का प्रबंध कैसे करेंगे? क्या भारत को राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को स्वाभाविक नुकसान पहुंचाने के बावजूद हिंसा के खिलाफ सार्वजनिक रुख अपनाना चाहिए और क्यों नहीं? इंग्लिश देखते हैं। As the Foreign Service Secretary, you are responsible for managing India's diplomatic relations and ensuring the safety of Indian citizens abroad. A severe conflict has erupted in an unstable Middle East country where over 20,000 Indian citizens resides, including laborers, students, and professionals. The conflict involves multiple regional powers, and the situation is deteriorating with increasing airstrike, ground assault, and political instability. The warring factions are pressing India to take stance, while Indian citizens face immediate danger. Given India's strategic tie with the region, its long-standing policy of non-interference, and need to maintain diplomatic neutrality, this situation presents significant challenges. Intelligence reports indicated that both sides of the conflict have requested India support in exchange for ensuring the safety of Indian citizens. Additionally, some Indian citizens are reluctant to evacuate due to the job commitment, financial concern, or personal reason. Meanwhile, public sentiments in India demanding swift action to bring citizens home safely, putting immense pressure on the government. Adding complexity to the situation, international organizations are urging India to publicly condemn the violence and support global sanction against the warring parties, which would jeopardize long-term diplomatic relation and economic interest. Now, the questions are, who are the key stakeholders involved in this scenario? Second question is,
What is the ethical dilemmas in balancing India's diplomatic interest, humanitarian obligation, and strategic concern? How would you manage the evacuation of Indian citizens while maintaining India's policy neutrality? Should India take a public moral stance against the violence despite potential damage to diplomatic and economic relations? Why and why not? 13वीं, प्रसाद फूड प्राइवेट लिमिटेड सूर्यदेश नामक स्थान पर स्थित एक कंपनी है जिस पर प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर पर चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट का आरोप लगा है। इन लड्डुओं को लाखों भक्तों द्वारा पवित्र प्रसाद माना जाता है और इसके निर्माण में किसी भी मिलावट को न केवल उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाओं पर भी हमला माना जाता है। इस मामले पर जनता में काफी आक्रोश पैदा किया है जिससे राजनीतिक दल विरोधी रुख अपना रहे हैं। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक भाई भतीजावाद और जांच की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आए हैं। मुख्यमंत्री राजेश्वर राय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने राज्य पुलिस अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों से युक्त एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। हालांकि विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों ने एसआईटी की तटस्थता के बारे में चिंता व्यक्त की है क्योंकि इसके कुछ सदस्यों के राजनीतिक संबंध है। धार्मिक नेताओं द्वारा इस मामले पर में शामिल कुछ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा आस्था की घोषणा की मांग उठाई गई है। इससे विवाद में एक सांप्रदायिक आयाम जुड़ गया है। रंगनाथ जिले के डीसी श्री अनूप कुमार एक आईएएस अधिकारी जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हुए जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का काम सौंपा है और उन कई तरफ से दबाव का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक नेता, धार्मिक समूह, मीडिया और जनता, उन्हें इस स्थिति को अत्यंत सावधानी से संभालना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राजनीतिक और सांप्रदायिक दबावों के आगे झुके बिना न्याय किया जा सके। क्वेश्चंस, मामले में शामिल नैतिक मुद्दे क्या हैं? लोक प्रशासन में तटस्थता और निष्पक्षता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अरुण शर्मा यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जांच निष्पक्ष, सांप्रदायिक और राजनीतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त? आस्था की घोषणा की मांग में सांप्रदायिक आयामों को जोड़ती है। धर्मनिरपेक्ष लोक प्रशासन प्रणाली में ऐसी मांगों में नैतिक और संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। इस संवेदनशील मुद्दे को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित करने के लिए अरुण शर्मा को क्या उपाय करने चाहिए? इंग्लिश, प्रसाद Foods Private Limited, a company based in Suryadesh, has been accused of adulterating the ghee used to prepare laddus offered at the famous Ranganagaraha temple. These laddus are considered sacred prasadam for millions of devotees, and any alteration in such preparation is seen not just as a violation of consumer right but also an attack on public's religious sentiments. These cases has created significant public outrage, with the political parties taking opposite stances. Accusations of communal bias, political favoritism, and lack of transparency in the inquiry process have surfaced. The state government, led by Chief Minister Rajesh Rao, has formed a special investigation team (SIT) consisting of state police officer and food safety expert. However, opposition party and civil society groups have expressed concern over the SIT neutrality due to the political affiliation of some of its members. There have also been demanded from the religious leader for a declaration of faith by a certain public officer involved in the case, adding a communal dimension to the controversy. The DC of Ratnagar district, Mr. Arun Sharma,
an IAS officer known for his integrity, has been tasked with assuring the fairness of investigation while maintaining public order. Arun, facing pressure from multiple sides, political leaders, religious groups, media, and the public. He must investigate this situation with utmost care, ensuring that justice is done without succumbing to political and communal pressure. Questions are: what are the ethical issues involved in the case? Discuss the rule of neutrality and objectivity in the public administration. How can Arun Sharma ensure that investigation remain impartial and free from communal and political bias? The demand for declaration of faith add a communal dimension to the controversy. Discuss the ethical and constitutional implications for such demands of secular public administration. What measures should Arun Sharma take to ensure communal harmony and public trust while addressing this issue sensitively? This sensitive issue. 14. ज्योति महाराष्ट्र की एक महिला अहमदनगर जिले में नौकरशाही और राजनीति में गहरे रूप से जुड़े हुए पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है। उसके पिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। उसके दादा एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह उसकी पारिवारिक विरासत में योगदान करते हैं। ज्योति ने यूपीएससी परीक्षा सफलतापूर्ण पास की है। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में महाराष्ट्र कैडर में वह शामिल हुई। इसके बाद पुणे जिले में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पुणे में वह अपनी पर्यवेक्षा अवधि के दौरान कुछ मुद्दे उठे। उन्हें यह पता चला ज्योति ऐसी सुविधाओं का अनुरोध किया गया था जो आमतौर पर पर्यवेक्षण अधिकारियों को नहीं दी जाती। इसमें एक निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और वीआईपी नंबर प्लेट का उपयोग करना, अपने वाहन पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड लगाना और आधिकारिक कार का उपयोग, आवास, एक कार्यालय के कक्ष और एक अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग करना इसमें शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने कथित सत्ता के दुरुपयोग की शिकायत के बाद ज्योति को पुणे से वाशी में स्थानांतरित करने का फैसला किया तो विवाद बढ़ गया। उल्लंघित नैतिक सिद्धांतों और राजनीतिक धारणा और प्रशासनिक अखंडता पर ऐसे व्यवहार के संभावित परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए। फर्स्ट, सिविल सेवाओं को ऐसे कदाचारों के मामले को संबोधित करने में नैतिक मुद्दों को कैसे बनाए रखना चाहिए और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए। ज्योति, इंग्लिश में देखते हैं। ज्योति, अ वुमन ऑफ महाराष्ट्र, comes from a family background deeply rooted in bureaucracy and politics in Ahmednagar district. Her father, a retired Maharashtra pollution control officer, now active in politics, and her grandfather, a former senior bureaucrat, contribute to her family legacy. Jyoti successfully passed the UPSC examination and subsequently joined the Maharashtra cadre of Indian Administrative Service IAS. Following this, she received training in Pune district. During her probation period in Pune, issues arose when he was revealed that Jyoti had requested several facilities not typically extended to probationary officer. These including using her private Audi car with red-blue beacon light and a VIP number plate affixing a Maharashtra government board on her vehicle, and demanding the use of official car accommodation and office room and additional staff. The controversy escalated when Maharashtra government decided to transfer Jyoti from Pune to Washim after complaints of alleged abuse of power. Analyze the unethical principle violated and the potential consequences of such behavior on public perception and administrative integrity. How should civil services uphold ethical standards and ensure accountability in addressing such cases of misconduct? आखिरी क्वेश्चन, नीट यूजी विवाद 2024 विवाद ने पेपर लीक, प्रशासनिक त्रुटियों और
राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा 1536 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले के आरोप के कारण छात्रों, अभिभावकों और जनता के बीच काफी असहमति पैदा की। इन उम्मीदवारों को विशिष्ट केंद्रों पर विभिन्न प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण परीक्षा के दौरान खोए हुए समय के लिए मुआवजा दिया गया। 4 जून 2024 को संभावित परिणामों के कारण याचिकाएं और कानूनी चुनौतियां सामने आई, जिसमें फिर से परीक्षा और कथित अनियमितताओं की जांच करने की मांग की गई। पेपर लीक की खबरें विश्व स्तर पर प्रसारित हुई, जिसने व्यापक ध्यान और चिंता आकर्षित की है। शुरुआत में एनटीए ने किसी भी कदाचार से इनकार किया, परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता का दावा किया। हालांकि गहन जांच और बढ़ते सबूतों के बाद एनटीए ने परीक्षा के संचालन में कुछ अनियमितताओं को स्वीकार किया। इस स्वीकार्यता ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता की मांग को बढ़ा दिया है। स्थिति इस हद तक फैल गई है कि सरकार ने हस्तक्षेप किया। पूरी और निष्पक्ष जांच की आवश्यकताओं को पहचानते हुए इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, परीक्षा प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए, सरकार के आरोपों की जांच करने और सुधारात्मक कार्यों की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया। इस समिति के नियुक्त प्रमुख के रूप में आपको ऐसे मुद्दे की व्यापक समीक्षा करने का नेतृत्व सौंपा गया है। दी गई परिस्थितियों में निम्नलिखित को संबोधित करें। इन मामले में शामिल नैतिक हितधारकों और नैतिक मुद्दों की पहचान करें। समिति की प्रमुख होने के नाते दिए गए मामले में आपकी कार्रवाई क्या होगी? आप नीट यूजी परीक्षाओं में छात्रों, अभिभावकों और जनता के बीच विश्वास और भरोसे को बहाल करने के लिए क्या उपाय करेंगे? इंग्लिश में देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, द नीट यूजी 2024 controversy has accused significant unrest among students, parents, and public due to the allegation of paper leaks, administrative errors, and National Testing Agency (NTA) decision to award grade marks of 1536 candidates. These candidates were compensated for time lost during the exam due to the various administrative glitches at the specific center. The result announced on June 4th, 2024 have led to the petition and legal challenges demanding a re-examination and investigation into the alleged irregularities. Reports of paper leak have circulated globally, attracting widespread attention and concern. Initially, NTA denied any misconduct, asserting the integrity of examination process. However, following the intensified scrutiny and mounting evidence, NTA has admitted to some irregularities in the conduct of the examination. These admissions has further fueled demand of transparency and accountability. The situation has escalated to a point where government has intervened, recognized the need of thorough and impartial investigation. To address these issues and restore faith in the examination process, the government has formed a committee to probe the allegation and recommended corrective action. As the appointed head of the committee, you are talked to the leading a comprehensive review of the issue. Even in the given circumstances, address the following: identify the key stakeholder and the ethical issues involved in this case. As the head of committee, what would be your course of action in the given case? What measure would you propose to restore trust and confidence among the student, parents, and public on NEET यूजी एग्जामिनेशन सिस्टम? तो ये सारे 15 क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इन सारे 15 क्वेश्चन को क्या कीजिए, सबमिट कीजिए और आगे बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिएगा। जिनको भी कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स या मेंस के लिए क्रैश कोर्स के स्टडी का कोर्स करना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बच्चों। बाय।